Hello and good morning, all of you. I hope everyone is doing fine and well. Guys, camera on कर लो सभी लोग. Please start your camera, guys. Good morning, good morning. SOSE Shalimar Bagh. Good morning. Rest all these school students whoever have joined, please start your cameras, guys, so that I can see you all. We know how. Just let me know how we are going to communicate. I mean, will you guys start your cameras? Can I see you all? Or is it going to be an audio communication? Please let me know. Okay. So I'll wait for a few more minutes, है ना? 1 or 2 minutes more, so that I'll let other schools also to join and then I'll begin. Okay. Okay. So we have two schools joined yet. Okay. So guys, और 2 minute wait कर ले है ना? I think more schools are joining. Guys, can you see you all? कैमरा का ऑप्शन है क्या आपके पास? Can you all please start your cameras if you all have the option of the camera? Please let me know whether I can see you all or not. Well, how are we going to communicate? No, let me know whether you guys can message me, text me, or something like that. Is it going to be one way?
Okay. So please drop a message if you can hear me out, guys. Or please start your cameras. How are we going to communicate? Please let me know whether should I start or not. हाँ जी मैम. Yes ma'am, yes ma'am. नहीं, बट हाउ एम आई गोइंग टू कम्युनिकेट विद देम? मतलब इनका कैमरा ऑन भी नहीं है एंड दे नॉट इवन एबल टू मैसेज. ऑडियो का भी कुछ नहीं पता चल रहा है. टाइम. ठीक. ओके. Okay. So guys, basically today we are going to do the paper discussion. जो आपका टेस्ट recent टेस्ट हुआ है उसकी हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं. एंड I myself प्रियंका कुमारी एंड I will be dealing with the botany section of yours. तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में जितने भी बॉटनी वाले क्वेश्चंस है गाइज विल बी डिस्कसिंग टुडे. ओके. सो कमिंग टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज इन विच रीजन्स. नाउ गाइज ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस, है ना. एंड इन दिस चैप्टर फोटोसिंथेसिस देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट, जो TW एंगलमैन ने दिया था. सो गाइज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया था कि व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ प्रिज्म, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द लाइट, सनलाइट, एंड देन ही लेट दिस सनलाइट फॉल इन दिस कंटेनर. इस कंटेनर के अंदर इन्होंने क्या देखा कि जब लाइट प्रिज्म से टकराती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती, ठीक है. अब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही थी और इस कंटेनर के अंदर व्हाट ही डिड वाज ही प्लेस्ड एन एल्गी कॉल्ड क्लैडोफोरा, ठीक है, and also some aerobic bacterias. Now you guys must be asking me कि aerobic bacterias क्या है. तो aerobic bacterias are those bacteria जिनको कि ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, फॉर सर्वाइवल या फिर कुछ भी मेटाबॉलिक फंक्शंस करने के लिए जिनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, इनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे. तो इन्होंने क्या देखा कि व्हेन दिस लाइट वाज स्प्लिट, तो ये लाइट हमें पता है गाइस इसकी व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर और वो है विबग्योर. और जब इस विबग्योर में स्प्लिट हुआ तो जो ब्लू रीजन थी और जो रेड रीजन थी, है ना, लेट इट सपोज कि अगर मैं विबग्योर ऐसे बनाती हूँ कि दिस इज द विबग्योर रीजन, VIBGYOR. तो हुआ क्या गाइस, व्हाट इट वाज सीन दैट कि इस ब्लू रीजन में एंड इस रेड रीजन में जो एरोबिक बैक्टीरियाज थे वो बहुत सारे कॉलोनीज बना के यहाँ प्रेजेंट, ठीक है. तो द एरोबिक बैक्टीरियाज वर प्रेजेंट इन द ब्लू रीजन एंड द रेड रीजन्स व्हेन लाइट वाज स्प्लिट. यहाँ से ही डिड्यूस दैट जो क्लोरोफिल ए है ना, उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन और रेड रीजन की वेवलेंथ ऑफ लाइट करती. फाइन. सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट गाइस. अब हम आते हैं ऑप्शन. इसमें एक ही ऑप्शन है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन which says that blue and red lights were important for the absorption of
chlorophyll A. Okay. So we have SOSEINA. Fine guys, चले कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. यार बेटा आप लोग जो लोग कैमरास जिनकी ऑन हो जा रही है ना, कम से कम वो लोग कैमरा ऑन कर लो ना, सो दैट आई कैन सी ऑल, है ना. इट्स नॉट अ वन वे, इट कैन हैपन टू वे, एंड थोड़ा सा सेशन इंटरैक्टिव लगे. प्लीज जिनका कैमरा ऑन हो रहा है गाइस, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लो. इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, सो व्हाट यू वुड से इन दिस कि एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हो गया कि ब्लू रीजन और रेड रीजन्स की जो लाइट थी वहां पे आपको क्या दिख रहा था गाइस, सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया दिख रहे थे, मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो रही थी. नाउ देयर वाज वन मोर ग्राफ. ठीक है, अब एक और ग्राफ था, एंड द ग्राफ वाज समथिंग कि ये यहाँ से ब्लू रीजन है एंड दीज ऑल, देन अगेन इन द रेड रीजन द पीक्स वेर सीन टू बी वेरी हाई. जो पीक थी, है ना, जो ग्राफ की पीक वो ब्लू रीजन में और रेड रीजन में बड़ी मिल रही थी. इट वाज ऑफ लार्जर इन साइज. बाकी जितने भी रीजन्स थे सब में स्मॉलर पीक्स मिल रही थी, छोटी पीक्स मिल. तो यहाँ से ये पता चला कि जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है इसमें सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए की एक्शन होती. ओके गाइज, सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम एक्शन स्पेक्ट्रम. This was a question from action spectrum. Chalo, moving on forward to the next question guys. Question number 93. So guys, I'll be only dealing with the questions that are from botany. अब ये sucrose is converted into glucose and fructose guys, ये आ जाता है zoology के पार्ट, और zoology की जो पार्ट है वो कोई दूसरा टीचर आपको कराएगा. मैं यहाँ सिर्फ botany का पार्ट I'll be dealing. So this is again a question from zoology and your zoology teacher will be dealing with this question. वैसे अगर मैं बता दूं कि कौन सा ऐसा एंजाइम है गाइस, तो इसका आंसर होगा इन्वर्टेज. इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है. ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू ये जोलॉजी का पार्ट है, तो सो द जोलॉजी टीचर विल बी डीलिंग विद दिस. ओके, आई विल नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 94. ओके देखो गाइस, तो ये क्वेश्चन आपके, इसको कहते हैं हम assertion and reason type of question. And what does it says? Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. assertion पढ़ते हैं, ठीक है. assertion क्या कह रहा है कि the energy released during electron transport is utilized in synthesizing ATP with the help of ATP synthase. सिंपल है, सवाल सबको समझ में आ रहा है गाइस. देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ईटीएस, ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आ गया अगेन. ठीक है, इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसाइजिंग एटीपी. जो एनर्जी रिलीज हुई वो यूज हो गई एटीपी बनने में, किसके वजह से, विच हेल्प्स इन एटीपी, एटीपी सिंथेस. अब नाउ गाइस दिस एटीपी सिंथेस जो है this is also known as complex 5. इसके बारे में थोड़ा बता दूं, एटीपी सिंथेस क्या होता है. तो गाइज एटीपी सिंथेस और कुछ नहीं, जो हम ऑक्सीजोम की बात करते हैं ना, यही वो एटीपी सिंथेस होता है. तो व्हाट दिस ऑक्सीजोम डज गाइज इज दैट ये जो ऑक्सीजोम है इट इज समवॉट, ये इस तरह से होता है बना हुआ, जिसमें दिस पोर्शन इज नोन एज द हेड and it is also known as F1 particle. इसको हम कहते हैं guys F0 particle. जब ये head घूमता है, when this head rotates, what happens? It adds inorganic phosphate to the ADP and it makes ATP. ठीक है, इसको आप लोग कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में भी पढ़ते हो. दिस यू स्टडी हाउ इज ATP फॉर्म्ड, ATP की फॉर्मेशन कैसे हो रही है उसमें भी आप लोग पढ़ते हो. ठीक है, तो व्हाट द थिंग इज गाइस कि ये जो ऑक्सीजोम है किस तरह से एटीपी बना रहा है. अब ये एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ होती है, दो जगह पे होती है. कहाँ पे होती है एटीपी की फॉर्मेशन, कौन मुझे बताएगा एटीपी की फॉर्मेशन कहाँ होती है सेल में, हु विल टेल मी. चलो कम ऑन, लेट्स मेक इट एन इंटरैक्टिव सेशन गाइस.
आप लोग किस में कंफर्टेबल हो? इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में बोलूं? जल्दी बताओ किस में कंफर्टेबल हो। आर यू गाइस कंफर्टेबल इन इंग्लिश? अरे हाँ, थम्स अप कर दो भाई, बता दो, लेट मी नो। आर यू गाइस कंफर्टेबल इन इंग्लिश की हिंदी में बोलूं? ओके चलो, यू गाइस आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। चलो हम क्या करेंगे, हम दोनों मिक्स ले लेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में कह रहा है, ऑक्सीजोम के बारे में बात कर रहा है बेटा, कि कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है एटीपी सिंथेज, वो क्या करता है, एटीपी बनाता है, लेकिन वो एटीपी यूज हो जाता है किसमें, किस केस में, किस केस की बात कर रहा है ये देखो भाई, ये किसकी बात कर रहा है, इन जनरल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं। नीचे लिख रहा है कि द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनर जो है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या, एटीपी की सिंथेसिस। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट गाइस, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपने जगह पे करेक्ट है। लेकिन इट इज ऑल्सो, अगर हम ऑप्शन से जाए तो क्या कह रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, गलत। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, गलत, क्योंकि दोनों सही है। अभी नीचे देखो क्या कह रहा है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब गाइज ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बेटा, कि जब भी एजर्शन लिखा होता है ना, उसके आगे हम बिकॉज लगा देते, इसके आगे बिकॉज लगा देते हैं, उसके बाद हम रीजन पढ़ते हैं। अगर एजर्शन में लिखा हुआ बिकॉज को, है ना, रीजन सेटिस्फाई करे, तब जाके ये सही हुआ, वरना ये गलत हो गया। ओके चलो पढ़े, फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में एजर्शन देखो क्या कह रहा है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन सिंथेसाइजिंग ATP with the help of ATP synthase because the number of ATP molecules synthesized depends on the nature of electron donor। एक तरफ क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा है, एक तरफ क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर की। तो बात दोनों तो सही कह रहा है गाइस, बट जो पहली स्टेटमेंट है वो दूसरी स्टेटमेंट के साथ रिलेटेबल नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, both A and R are true but reason is not the correct explanation for the assertion। समझ में आया सबको, बताओ। ओके जस्ट गिव मी अ थम्स अप गाइज, अगर इफ यू गाइज आर नॉट एबल टू, ओके चलो गिव मी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, मैं समझ जाऊंगी कि समझ में आ गया है, मैं आगे एक्सप्लेन करूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 गाइज। तो अगेन अगर मैं देखूं तो ये जोलॉजी का क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स, जैसे कि अगर हम बात करें, ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया हो गया, बेलाडोना प्लांट हो गया, तो ये सब बॉटनी का है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, है तो वैसे ये जोलॉजी। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द 4 ऑप्शंस, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि गलत है गाइस। जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस एंड लेट मी नो कि आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि क्या क्या कहना चाह रहा है। चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। हमें पता है कि मॉर्फिन क्या, व्हाट इज अ मॉर्फिन, व्हाट इज मॉर्फिन, कौन जानता है बताओ, मॉर्फिन क्या है, हु नोज मॉर्फिन, एनीवन हु नोज मॉर्फिन क्या होता है। देखो मॉर्फिन क्या है गाइस, जैसे हम प्लांट्स में बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो प्लांट क्या करता है, अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कुछ कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है, ताकि उस केमिकल के रिलीज होने से उसका डिफेंस मैकेनिज्म बना रहे, उस पर कोई हमला ना करे, उसको कोई खाए नहीं। तो इनडायरेक्टली क्या है, इनडायरेक्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्लांट की बचाव करते हैं, और मॉर्फिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो प्लांट क्या करता है गाइस, रिलीज करता है। बट दीज मॉर्फिन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ड्रग्स, बहुत सारे दवाई बनाने में भी, एंड ऑल्सो इन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स दीज आर यूज्ड। नाउ दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ये बिल्कुल सही है, पॉपी प्लांट जो होती है उससे मिलता है मॉर्फिन।
अब नाउ गाइज कैंसर ट्रीटमेंट सॉरी कैंसर के लिए हम एलाइजा टेक्निक यूज करते हैं डिटेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है यूरिन एनालिसिस, जो कि गलत हो जाएगा। हालांकि जोलॉजी का क्वेश्चन है, सर डिस्कस करेंगे आपसे जो भी जोलॉजी बताएगा, स्टिल आई एम डिस्कसिंग इट। अभी ये आई एम सो सॉरी, नॉट लिख रहा है ना, नॉट लिख रहा है, ओके मैंने सोचा कि यहाँ ये लिखा हुआ। तो यूरिन एनालिसिस इज नॉट अ सूटेबल टेक्निक, तो सही कह रहा है गाइस, ठीक है। क्योंकि यूरिन एनालिसिस से आप ये नहीं बता सकते हो कि कैंसर है कि नहीं है ना, उसके लिए आपको एलाइजा का टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ जोलॉजी, तो इसको हम क्या करते हैं गाइस, रहने देते हैं ना। स्टिल चलो देख लेते हैं। द एट्रोपा बेलाडोना प्लांट हैज हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। इसको अगर बेलाडोना जो प्लांट है ना, उसको आप सूंघोगे या फिर आप उसके आसपास जाओगे ना, या फिर अगर किसी ने खा लिया तो उसको हेल्यूसिनेशन होने लगेगा, सर चकराने लगेगा, गिर जाने लगेगा, है ना, जैसे भांग वांग खा के होता है ना। तो सेम इसके साथ भी ये प्रॉपर्टी होता है, ये भी सही है। ये जो प्लांट है इसके पास हेल्यूसिनेटिंग प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने इसका सेवन किया, इफ एनीवन टेक्स दिस प्लांट, दैट पर्सन विल हैव माइल्ड हेडेक, उसका ऐसे सर चक्कर आने लगेगा, वो अपने सेंस खोने लगेगा। इसी को कहते हैं हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैल्मोनेला इज अ बैक्टीरिया विच कॉजेज निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स। कम ऑन गाइस, मुझे बता दो निमोनिया कौन, विच बैक्टीरिया कॉजेज निमोनिया? स्ट्रेप्टोकोकस, सबने पढ़ा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉजेज निमोनिया। सैल्मोनेला कॉजेज क्या? सैल्मोनेला टाइफीमरियम कॉजेज टाइफाइड, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज द गलत ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, और हमसे पूछा ही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो व्हाट वुड बी द आंसर गाइस? आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके क्लियर है, बताओ क्लियर? जस्ट गिव मी अ थम्स अप ऑल ऑफ यू, जस्ट लेट मी नो। हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइस। क्वेश्चन नंबर 96। ओके सो दिस इज अ क्वेश्चन गाइस फ्रॉम बॉटनी सेक्शन। अभी बॉटनी में जेनेटिक्स सबने पढ़ा होगा, बॉटनी में जेनेटिक्स सबने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में आपने सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक पढ़ा होगा। तो ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम सेक्स डिटर्मिनेशन। जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम खास करके जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम ह्यूमंस में कहते हैं कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेट होता है ना, क्योंकि बेबी का जो सेक्स हुआ है ना, जेंडर ऑफ द बेबी, कि ये बॉय चाइल्ड होगा कि गर्ल चाइल्ड होगी, इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट द मदर। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल तो जो है, फीमेल बोथ, शी इज हैविंग बोथ एक्स क्रोमोसोम, शी इज फीमेल इज अ होमोगैमेट, होमो मतलब सिमिलर गैमेट, बट मेल इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल इज दी हेट्रोगैमेट, है ना, एक्स और वाई दोनों होता है इसके पास। अगर ये वाई कंबाइन किया एक्स के साथ तो इट विल बी अ बॉय चाइल्ड, इफ दिस एक्स कंबाइंस विद द एक्स इट विल बी अ गर्ल चाइल्ड, है ना, सिंपल है। बट गाइज यहाँ पे पूछ रहा है ऐसा कौन सा है इनमें से, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ फीमेल हेटेरोगैमेटी। गाइज हमारे एनसीईआरटी के किताब में they have mentioned about grasshopper, they have mentioned about humans, and they have mentioned about birds. Now in birds guys, जो फीमेल होती है वो हेटेरोगैमेट होती है ना, उसके पास ZW होता है बर्ड्स में, फीमेल बर्ड्स के पास, और मेल बर्ड्स के पास क्या होता है गाइज? ZZ होता है। तो दिस इज अ होमोगैमेट एंड फीमेल इज द हेटेरोगैमेट इन बर्ड्स। पढ़ा है सबने? हाँ बताओ, हाँ या ना बताओ, टेल मी ऑल ऑफ यू, यू हैव स्टडीड? ये ना मौज कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है क्लास में क्या चल रहा है। गाइस प्लीज पे अटेंशन, नो यू नो, वी नो अबाउट ह्यूमंस, वी नो अबाउट ग्रासहोपर। ग्रासहोपर में द मेल इज द हेटेरोगैमेट, ह्यूमंस में भी मेल इज द हेटेरोगैमेट। हनी बी वाला जो सीन है, सिनेरियो है गाइस, ये अलग हो जाता है, मेल और फीमेल। इसमें आप कैसा देखते हो, जो हनी बीज होते हैं वो हैप्लो डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों होते हैं, है ना, इनका सिनेरियो अलग होता है। नाउ दे हैव आस्क्ड अबाउट फीमेल हेटेरोगैमेटी, और फीमेल हेटेरोगैमेटी बर्ड्स शो करती है। कौन शो करता है?
bird show. तो आंसर वुड बी गाइज आंसर ऑप्शन नंबर ए. ओके, क्लियर हुआ? बताओ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम zoology. इसको मैं नहीं लूंगी. सर विल बी टेकिंग दिस क्वेश्चन. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 97. अच्छा एक बात बताओ, कर लेते हैं. ये क्वेश्चन देखो गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करके, आई नो, आई होप दैट यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है. गाइज प्लीज लेट मी नो. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबको पता है क्या होता है? बताओ. जब दो एंजाइम्स है ना किसी एक बाइंडिंग साइट के लिए फाइट करते हैं कि दोनों, और दोनों में से जो जीतता है वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, इसी को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. अब गाइज ये जो क्वेश्चन आप देखोगे ये zoology में आता है बेसिकली, लेकिन ये बॉटनी में भी आता है. बॉटनी में किस किस टॉपिक से है? तो गाइज जब आपने माइक्रोब्स पढ़ा होगा ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स का नाम दिया है और इनमें से बताता है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग क्या कह रहा है कि जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है उसमें स्टैटिन्स जो होते हैं, स्टैटिन्स, ठीक है, दे व्हाट दे डू, they are competitively inhibiting and they come and bind to the active site guys, ताकि कोई और दूसरा आके बाइंड ना कर सके. तो आंसर फॉर दिस विल बी आंसर ऑप्शन ए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 98 गाइस. अगेन ये वही सेम सेम जगह से क्वेश्चन है. दिस इज अगेन फ्रॉम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. The dough which is used for making foods such as dosa and idli is also fermented by bacteria. सही बात है गाइस, हमने पढ़ा है ना डोमेस्टिक यूज के लिए बैक्टीरिया को यूज करते हैं, है ना, फंजाई को यूज करते हैं किस लिए, ताकि इडली और डोसा जो है उसमें फर्मेंटेशन करा सके. तो दिस ऑप्शन आप क्या देख रहे हो? ठीक है, ये सही है. द puffed up appearance of the dough is due to the production of CH4 gas. अब गाइस एक बात बताओ, कुछ दूसरा वाला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि जो ऐसे डो फुल के ऊपर की तरफ आ जाता है ना ऐसे, है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से वो प्रोडक्शन करता है मीथेन गैस का. गाइस वाज इट मीथेन गैस और वाज इट CO2? CO2 होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, है ना. बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से हो रहा है ना, यहाँ पे एनारोबिक प्रोसेस चल रहा है. तो बी ऑप्शन जो आप देख रहे हो कि CH4 गैस, ये गलत है ना. पफ्ड अप अपीयरेंस किसके वजह से होता है? CO2 के वजह से होता है. थर्ड वाला देखो. टॉडी, अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स. ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो पाम होता है, पाम का जो सैप होता है गाइस, उससे एक ड्रिंक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टॉडी, और इस ड्रिंक को एज एन एल्कोहल पिया जाता है. सो दिस इज अगेन करेक्ट, ये ऑप्शन भी करेक्ट है. तो सी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग. चलिए. चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड. सही बात है. चीज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं. कौन बताएगा मुझे चीज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के चीज होते हैं गाइस, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चीज. हु विल टेल मी? One is made from a bacteria and one is made from a fungus. है ना, एक बैक्टीरिया से बनता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, सॉरी प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी, है ना, और एक फंगस से बनता है, ईस्ट से बनता है. तो देर आर 2 टाइप ऑफ चीज. और क्या कह रहा है? इट यूजेस माइक्रोब्स. बिल्कुल सही बात है, एक बैक्टीरिया से बनता है और एक फंजाई से बनता है. तो दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट. जस्ट अ सेकेंड गाइस. आप लोग 5th ऑप्शन पढ़ो.
देखो फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है कि द लार्ज होल्स इन स्विस चीज है ना, इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है, बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड एजोस्पिरिलम। जस्ट नाउ आई सेड कि जो ये बनाता है स्विस चीज, बैक्टीरिया का नाम है प्रोपाइनो बैक्टीरियम टर्मानी, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस कि इस बैक्टीरिया का नाम है एजोस्पिरिलम। तो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ई गलत हो गया। इस हिसाब से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? तो कितने स्टेटमेंट्स गलत हुए गाइस? 2, ठीक है, सेकेंड एंड दी फिफ्थ वन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। Among the following, which part of the leaf allows leaf blade to flutter in the wind? This is again a question from morphology, basic. कौन सा इसमें से है जो पत्तियों को ऐसे फ्लैप करने में मदद करता है गाइस? तो हमें पता है जो पीटियोल होता है। अगर मैं एक लीफ बनाऊं, है ना, इस तरह से, दिस इज नोन एज द पीटियोल ऑफ द लीफ। ये पीटियोल क्या करता है? ये होल्ड करके रखता है और पत्तियों को इस तरह से मूवमेंट करने में मदद करता है। लामिना किसको बोलते हो? तो बोलोगे ना लीफ लामिना, लीफ ब्लेड, लीफ बेस, तो बोलोगे लीफ बेस। दिस इज द बेस, अटैचमेंट बेस से हो रहा है। पल्विनस क्या होता है? वो जो ऐसे सूज जाता है, सोलेन एंड, अगर यहाँ पे इस तरह से सूझा हुआ इस लीफ के पास, है ना, इसको पल्विनस बोलोगे। तो पीटियोल हेल्प्स इन फ्लैटरिंग ऑफ द लीफ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बताओ गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन अंडरस्टैंड। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फटाफट बता दो। कुछ तो मूवमेंट करो यार, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं मुर्दों से बात कर रही हूँ, है ना। आई शुड फील दैट देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास हु आर रिस्पॉन्डिंग एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग जो भी बताया जा रहा है। फटाफट एक क्या कर दो, फटाफट आप लोग जल्दी से थम्स अप कर दो। चलो चैट बॉक्स में थम्स अप कर दो, या फिर आप लोग जहां भी हो कैमरा ऑन है तो थम्स अप कर दो। आई कैन सी एवरी वन ऑफ यू, प्लीज थम्स अप कर दो सब लोग। समझ में आ रहा है गाइज? अगर समझ में आ रहा तो थम्स अप, नहीं समझ में आ रहा तो थम्स डाउन। शालीमार बाग स्कूल, समझ में आ रहा है? थम्स अप दो मुझे अगर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो प्लीज थम्स डाउन करो। SOSC शालीमार बाग, ओके। द्वारका सेक्टर 6, SOSC द्वारका सेक्टर 6, ओके फाइन। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मूव ऑन करें गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। पेल्विक गर्डल आ गया, ये सवाल आया आपका जोलॉजी का। सर विल बी डीलिंग विद दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। So this question guys, which of the following is not a function of जिब्रेलिन? अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन आ गया आपके 11th स्टैंडर्ड के प्लांट हार्मोन, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है। और क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिब्रेलिन का फंक्शन नहीं है? तो पहले मुझे बताओ कि जिब्रेलिन का फंक्शन क्या है। सबसे पहले जिब्रेलिन को क्यों यूज किया था? GA3 GA1, है ना, देखा गया था ना कि जिब्रेलिन इंटरनोड इलोंगेशन के लिए यूज होता है। प्लांट की अगर हाइट बढ़ानी थी तो हमने जिब्रेलिन की यूज कर दी। और क्या हमने करा? वी डिड, हमने माल्टिंग का प्रोसेस कराना है ब्रीविंग इंडस्ट्री में, तो हमने जिब्रेलिन का यूज कर दिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है? इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम इन शुगर केन, बहुत सही जवाब, है ना, बहुत सही ऑप्शन है, ये कराता है जिब्रेलिन। इट्स हेल्प्स अप इन स्पीडिंग अप द माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग का प्रोसेस करा रहा है, ये भी सही है। इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, गाइस फ्लावरिंग कौन कराता है? इथिलीन, ना कि जिब्रेलिन। तो दिस ऑप्शन इज द रॉन्ग वन, ये गलत ऑप्शन है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो, कॉजेस फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट शेप, सही बात है।
इट इज रिटन, ऑल दी स्टेटमेंट्स हैव बीन रिटन इन एनसीईआरटी, सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है गाइस। समझ गए? ये कौन कराता है? ये इथिलीन कराता है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, 102, फिर से वही जिब्रेलिन वाला सवाल है, ये थोड़ा अलग है। चलो देखते हैं क्या लिख रहा है। द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज। गाइस आप लोगों ने फुलिश सीडलिंग डिजीज का नाम सुना है ना? ये जापान में है ना, वकाने, वकाने डिजीज कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज। अब आप लोग मुझे बताओ ये किस में देखा गया था? गाइस ये राइस में देखा गया। ये जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये सबसे पहले जापान में इसको डिस्कवर किया गया था। देखा गया था कि ये हार्मोन डालते ही ये जो एक प्लांट था वो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा था, वो ज्यादा ही लंबा हो जा रहा था, है ना, हाइट उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। तो इससे उस प्लांट को बोला गया है वो फुलिश प्लांट है, फुलिश सीडलिंग प्लांट है, ठीक है। और उस बीमारी को बोला गया इट इज अ फुलिश सीडलिंग डिजीज। इट वाज फाउंड इन दी बकाने, इट वाज नोन एज दी बकाने डिजीज ऑफ दी राइस सीडलिंग। राइस के प्लांट में ये देखा गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी गाइस। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 102। नाउ गाइस कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 103। देखो क्या कह रहा है। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके गाइस, तो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। चले, फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर दी प्रेडेटर्स। अब गाइस ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? आपका इकोलॉजी पोर्शन है ना। इकोलॉजी में आपने क्या पढ़ा है? इंटरैक्शन पढ़ा है, 6 तरह का होता है। इंटरैक्शन में पढ़ा है प्रीडेटर प्रे इंटरैक्शन, जिसमें एक शिकार होता है एक शिकारी होता है, पढ़ा है सबने। अब देखो गाइस क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि फॉर प्लांट्स, प्लांट के लिए अगर कोई प्लांट है ना, द हर्बीवोर्स आर प्रीडेटर्स। हर्बीवोर मतलब गाय भैंस है ना, गोट, जो हर्ब्स खाते हैं, जो चारा खाते हैं वो हर्बीवोर्स। तो ये हो गया ना जी, ये शिकारी हो गया ना, दिस इज शिकारी, गोट इज द शिकारी। इसका शिकार क्या हुआ? ये प्लांट, प्लांट इज द शिकार। शिकार को क्या कहते हो? शिकार को हम कहते हैं प्रे, शिकारी को क्या कहते हो? प्रीडेटर, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर दी प्रेडेटर्स, क्योंकि वो खाते हैं प्लांट को। चलिए दूसरा कह रहा है कि द प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंसेस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। बिल्कुल सही बात है। प्रे क्या करता है भाई? प्रे स्पीशीज यानी कि जिनको खाया जा रहा है, वो बहुत सारे ऐसे तरीकों को अपनाता है, जैसे कैमोफ्लेज हो गया है ना। कैमोफ्लेज में क्या होता है? जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है ना, जहां पे जाता है अगर रेड कलर का बैकग्राउंड है तो अपने आप को रेड कलर का बना लेगा। तो दिस इज ओनली द थिंग कि प्रेडेटर्स हैव इवॉल्व्ड, प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड बेस्ड ऑन द डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ प्रेडेशन। प्रे स्पीशीज क्या किया है? शिकार ने अपने आप को क्या किया? इवॉल्व कर लिया। अगर गाइज इसका बेस्ट एग्जांपल दूं ना, तो आप लोगों ने पहले देखा होगा ना, जब आज से 5 साल पहले जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे तब की बात बता रही हूँ, एक कॉइल यूज करते थे मच्छरों को भगाने के लिए। अब उस कॉइल से ना मच्छर नहीं भागते। अब हमें अब एक एडवांस्ड लेवल ऑफ कॉइल्स को, है ना, ओके। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, गुड, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल से मच्छरों को भगा रहे, तो क्या देखने को मिला कि जो शिकार है उसने अपने आप को ऐसा इवॉल्व कर लिया कि शिकारी उस पर अटैक ना कर पाए, ठीक है गाइस। तो दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी। कल के टेस्ट कितने सबने दिए? ऑल ऑफ यू अटेंडेड यस्टरडेज टेस्ट। तो गाइज डिड यू ऑल फाइंड कि बहुत टफ है पेपर? तो इतना आसान सा लग रहा है, इसमें कुछ है बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द बेसिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी।
इनमें से ऐसा कौन सा है जो पॉपुलेशन का डेंसिटी, पॉपुलेशन का नंबर या फिर डेंसिटी बढ़ाता हो? पॉपुलेशन का नंबर कब बढ़ेगा? जब बहुत सारे बच्चे जन्म लेने लगेंगे, है ना? व्हेन मोर एंड मोर नटैलिटी, नटैलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, तो ज्यादा जन्म लेंगे। इमाइग्रेशन, जब दूसरे जगह से अंदर किसी और जगह पे आएंगे, है ना? तो नटैलिटी एंड इमाइग्रेशन ये क्या करता है? पॉपुलेशन की डेंसिटी को या पॉपुलेशन के नंबर को बढ़ाता है गाइस। आंसर फॉर दिस विल बी, ये देखो तो मोर्टेलिटी इज डेथ, डेथ से तो नंबर घटेगा ना, गलत। ई माइग्रेशन, किसी पॉपुलेशन निकल के बाहर चला जा रहा, तो जब बाहर चला जा रहा तो नंबर इज रिड्यूसिंग, ये भी गलत। मोर्टेलिटी डेथ, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट सेटिस्फाइज दिस क्वेश्चन गाइस। ओके, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। चूज द इनकरेक्ट मैच। कितना नंबर क्वेश्चन था गाइस? 104। आई होप दिस इज क्वेश्चन नंबर 105। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम zoology, मैं नहीं डील करी, अर्थवर्म, दिस यू गाइज आर गोइंग टू डील, ठीक है? सर डील करेंगे आपके zoology वाले, मैं सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन यहाँ डील करूँ। क्वेश्चन नंबर 106 गाइज, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट लीड्स टू द फॉर्मेशन। अरे यार, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? जब एक फीमेल मेगास्पोर डेवलप करती है उसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बताओ तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन व्हेन अ फीमेल वुड डेवलप? व्हाट वुड इट मेक? एम्ब्रियो सैक, इट्स एम्ब्रियो सैक बनाएगा, पोलन ग्रेन। तो ऐसे ही गलत हो गया। व्हाट आर लॉक्यूल्स गाइस? लॉक्यूल क्या होते हैं? जो प्लेसेस, स्पेस होता है ना, वो लॉक्यूल कहते हैं। ये ऐसे ही गलत है। सिर्फ दो ही ऑप्शन था जिसमें आप बता सकते हो कि इन दोनों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ ओव्यूल्स कब बनते हैं? ओव्यूल्स, है ना? डू यू थिंक ओव्यूल्स आर गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? ये सीड का फॉर्मेशन कराता है। एम्ब्रियो सैक बनेगा गाइस, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या देखोगे? 7 सेल्ड, है ना? एंड और क्या होता है? अब देखते हो ना कि ये इस तरह से, है ना? इस पूरे को क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। इस तरह से सेल गिनते हैं, ये 3 3 6 और ये एक सेल, सेंट्रल सेल। तो इसको क्या बोलोगे? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनता है एम्ब्रायो सैक के अंदर, ठीक है? So this leads to the formation of embryo sac. क्लियर है गाइस? बता दो, गिव मी अ थम्स अप, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। मुझे ऐसा लग रहा है मैं मरे हुए बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल नहीं जवाब दे रहे। चलो ठीक है, थम्स अप तो कर दो यार, उंगली नहीं टूट जाएगी तुम्हारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम गाइस लिविंग वर्ल्ड। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक या एक आधा दो सवाल आ ही जाता है ना, 1 और 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, नॉट मोर देन दैट। और जो क्वेश्चन का एरिया है वो यही है। नाउ व्हाट इट सेज गाइस, सिलेक्ट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच इज नॉट कॉमन। जैसे ऐसा कौन सा है जो कि कॉमन नहीं है एक टाइगर और लायन के बीच? तो गाइस टाइगर और लायन दोनों क्या है गाइस? दोनों अलग अलग स्पीशीज, बट दीज स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज फॉल इनटू द सेम जीनस, है ना? then this will fall into the same family and they will also fall into the same order. तो इनमें से सिर्फ स्पीशीज ही ऐसा आपको ऑप्शन दिख रहा है गाइस, क्योंकि व्हाट यू कैन से दैट दिस इज द वन इन विच बोथ विल नॉट फॉलो, कि ये दोनों स्पीशीज है। अब हमने इसका बात एनसीईआरटी ने करा था गाइस, क्या बोला था? पैंथेरा इज द जीनस, जिसमें यू गेट लियो दैट इज द लायन, गेट टिग्रीज दैट इज द टाइगर। तो ये अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज, लेकिन इसके बाद गाइस जो इनका जीनस है वो सेम है। जब जीनस सेम है तो जीनस के ऊपर जितनी भी हायरार्की है एवरीथिंग विल बी दी सेम वन। ठीक, चले आगे बढ़े। चलो गाइस
Question number 108. Who introduced the concept of contagium vivium fluidium? है ना? ये क्या बोला गया है कि वायरसेस जो होते हैं गाइस, दे आर लाइक वेरी पॉइजनस. ये किसने बोला था? तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अगर नहीं पढ़ा है चैप्टर तो जाके पढ़ लेना. इसमें जो वायरस वाली पोर्शन है उसके बारे में बताते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी तर्कों को रखा, अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें से ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बीजरनिक, है ना. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये एक बात बोला कंटेजियम विवियम फ्लूइडियम, दैट मीन्स वायरसेस आर वेरी कंटेजियस, है ना, और दे आर वेरी इन्फेक्शियस, दे कैन बी फैटल. आर.एच. विटिकर कौन है? ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाले हैं. तो किसी भी हाल में ये सबसे, दिस वाज द मोस्ट ऑडेस्ट ऑप्शन गाइस. ये ऑप्शन सबसे ऑड था. आर.एच. विटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. स्टैनली ने क्या किया है कि क्रिस्टलाइज्ड वायरस. इवोनॉस्की ने क्या किया? इन्होंने वायरसेस का नामकरण किया, नेम्ड. ये वायरसेस इनका नाम है. व्हाट वुड बी द आंसर? गाइस एक बात बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस करोगे या फिर जितने भी नीट में जितने भी क्वेश्चन सवाल आते हैं, नथिंग इज देयर, एनीथिंग इज नॉट देयर जो एनसीईआरटी में ना हो वो नहीं है. एवरीथिंग कम्स अंडर द सेम कवर. कहते हैं ना कि एक सेम शेल्फ एक सेम कवर से आता है, एंड दैट इज एनसीईआरटी. नथिंग कम्स आउट ऑफ एनसीईआरटी. अगर तुम लोगों को किसी को भी या फिर आप लोगों को लग रहा है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ क्वेश्चंस बना लो, कोई फायदा नहीं है. तो बेस्ट थिंग क्या है कि आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा गाइस. एंड जितने भी क्वेश्चंस देखे आपने, जितने भी टेस्ट में अटेम्प्ट करा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज जस्ट दे हैव picked out the line from NCERT and pasted it out. So any child who is thoroughly following NCERT, उसने बहुत अच्छा स्कोर कर लेना है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, कुछ भी हो. फाइन गाइस, ठीक है. चले नेक्स्ट. समझ में आ रहा है सबको? टेल मी. नहीं आ रहा तो थम्स डाउन कर दो भाई, आ रहा है तो थम्स अप. चलो ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस. क्वेश्चन नंबर 109. Deuteromycetes are commonly known as imperfect fungi. सही बात है. imperfect fungi क्यों कहते हैं इनको? कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अभी तक डिफाइंड नहीं है, इसलिए इनको imperfect fungi कहते हैं. अब चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका रीजन. Once the asexual stages of the members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved. ये भी लाइन है एनसीईआरटी की. बट गाइज यहाँ पे asexual नहीं, वंस द सेक्सुअल स्टेज, है ना, क्योंकि ये सेक्सुअल साइकिल नहीं करते, इसलिए एक बार इनका जब सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाएगा तो इनको या तो बेसिडोमाइसिटीज में भेज दिया जाएगा या फिर एस्कोमाइसिटीज. तो आंसर इज ट्रू बट रीजन इज क्लियर. बताओ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते इसका गाइस. क्वेश्चन नंबर 110. Which of the following options correctly defines primer? Again, this is a question from molecular biology. चलो क्या कह रहा है कि chemically synthesized polynucleotides that are complementary to the region of DNA. अब now guys, who will tell me कि polynucleotide क्या होता है और polynucleoside क्या होता है? What is the difference between a nucleotide and a nucleoside? तो अगर मैं बता दूं, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और बेसेस होते हैं, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों ऐड ऑन हो जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है. जो प्राइमर होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं, छोटे से 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है गाइस, क्योंकि हम इसको डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए के ऑपोजिट यूज करते हैं ताकि हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर सकें.
तो अगर हम उस ऑप्शन से जाए गाइस, तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बोल दिया, देखो ये गलत हो गया। द स्मॉल बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, अब यहाँ पे पॉली कह रहा है गाइस, ठीक है, यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ आरएनए, आरएनए कह रहा है, दिस इज अगेन गलत, रॉन्ग है ये। तीसरा, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, दिस इज सही, दिस वन इज द करेक्ट वन। फिर लार्ज के में लार्ज तो होगा ही नहीं, स्मॉल होगा, ठीक है, स्मॉल होगा और डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, 8 से 10 स्ट्रेच, 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। द आंसर फॉर दिस वुड बी गाइस, कौन सा होगा बताओ, डीएनए, सी। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 111। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, इसको किस में बोल दो, प्लांट किंगडम में बोल दो इस क्वेश्चन को, कि जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, एनाटॉमी में बोल दो, एनाटॉमी में भी सेम टॉपिक है, और फिर जब हम प्लांट किंगडम पढ़ाते हैं उसमें भी हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या होता है जो एंजियोस्पर्म में नहीं होता है, या एंजियोस्पर्म में ऐसा क्या होता है जो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। गाइस हमने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब नहीं होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब के जगह क्या होते हैं, सीव सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल की जगह क्या होते हैं गाइस, सीव सेल्स होते हैं और एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स वुड बी दी आंसर फॉर दिस। इसमें देखो यहाँ कंपेनियन सेल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, कंपेनियन सेल लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, सीव ट्यूब लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन ऑप्शन दैट इज करेक्टली मैचिंग, दैट इज सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल। ये किस लिए होता है एल्ब्यूमिनस सेल, ताकि कुछ भी अगर मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड बाहर जा रहा है तो उसको बाहर जाने से रोका जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और वो उसको वापस, ताकि बहुत सारा जो लिक्विड है जो बाहर जाएगा तो वो वेस्ट ना हो, ठीक है गाइज। इसके लिए वी हैव एल्ब्यूमिनस सेल एंड सीव सेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 112। Question number 112 says all tissue, again a question from anatomy. All the tissues except epidermis and vascular bundles. अब guys अगर आपने पढ़ा होगा तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। वैस्क्यूलर बंडल की बात करें हम तो यहाँ पे आ गया वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। में जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम रूट एपिडर्मिस की बात करते हैं, शूट स्टेम एपिडर्मिस की बात करते हैं, लीफ एपिडर्मिस की बात करते हैं। गाइस इन सब के अलावा जितना भी टिश्यू सिस्टम होता है, एवरी टिश्यू सिस्टम इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, मतलब अपार्ट फ्रॉम द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम and the vascular tissue system, all the tissue system comes or falls under ground tissue। आप पूछोगे मैम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कैसे लिखोगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज इक्वल टू ऑल टिश्यूज सिस्टम माइनस वैस्क्यूलर सिस्टम प्लस एपिडर्मल सिस्टम। मतलब क्या हुआ, जितने भी टिश्यू सिस्टम है अगर इनमें से हम इन दोनों को माइनस कर देगा, इस जितने टिश्यू सिस्टम है सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल पेरिसाइकल है ना, पिथ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, इस सारा क्या हो जाएगा गाइज, एवरीथिंग विल फॉल अंडर ग्राउंड टिश्यू। ओके, so the answer for this would be answer option number A। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं गाइज। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 113। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH of 5' carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed। सही बात है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है 5' कार्बन पे
तब जाके फॉस्फोईस्टर लिंकेज बनती है। ये दिस इज द राइट assertion is right. The two nucleotides are linked through 3' to 5' phosphodiester linkages to form a dinucleotide. ये भी सही है। Now guys, the thing which this question is saying, पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पहला फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो आप क्या देखते हो कि वो इस शुगर से, इफ दिस इज द शुगर, तो इस शुगर से 5' एंड की तरफ बॉन्ड करता है, ये 5' पे बॉन्ड करता है। लेकिन जो दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल आता है गाइस, ठीक है, वो भी 5' से बॉन्ड करेगा, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इस शुगर के 3rd पोजीशन से बाइंड करेगा, द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। तो यही लिखा हुआ है कि पहला जो ये आता है मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड इट फॉर्म्स अ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, लेकिन जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आता है वो 3' एंड पे बाइंड करता है एंड इट फॉर्म्स अ डाईईस्टर बॉन्ड। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू गाइस, बट यहाँ पे देखो अगेन कि आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है वो आपको बताना है। अब दोनों स्टेटमेंट सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिकॉज लगाएंगे और फिर दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है। फाइन, चले देखो क्या कह रहा है। When a phosphate group is linked to OH of 5' of the nucleotide through a phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed because the two nucleotides are linked through. Guys, this is not relatable. ये रिलेट नहीं कर रहा है, दोनों सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो फॉस्फेट ग्रुप की बात करा, यहाँ पे फॉस्फोईस्टर लिंकेज की बात करा, है ना, और यहाँ पे अब डाईईस्टर, डाईन्यूक्लियोटाइड यानी डाईईस्टर की बात कर दी। तो ईस्टर के बारे में ही बताना था ना जब व्हेन assertion is saying speaking the same। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि both A and R true, but R is not the correct explanation of the A. The answer for this would be answer option number D. समझ में आया? Just give me a thumbs up if you guys have understood. फटाफट बता दो। ये मिल रहा, सो गए सारे? सो ही जाते हो है ना बीच बीच में रह के? चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113 ना 114। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखो गाइस क्या कह रहा है। Which of the following is correctly matched? अब देखो गाइस, वी नो ना दिस इज अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है और हमें पता है कि दो तरह के आपको देखने को मिलेगा, या प्यूरिन मिलेगा या फिर पायरिमिडीन मिलेगा। बेसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडीन में क्या क्या आता है गाइस, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। अब तुम इसी ऑप्शन को देखो और बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। थाइमिडीन, यूरासिल इज अ पायरिमिडीन। यहाँ पे देखो कह रहा है थाइमीन एंड गुआनिन दोनों साथ में आ सकते हैं क्या? यहाँ पे एडेनिन और थाइमीन कह रहा है, आ सकते क्या? दिस इज अगेन गलत। यूरासिल और गुआनिन आ सकते क्या? देयर इज ओनली वन ऑप्शन जो कि बता रहा है कि कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पायरिमिडीन है। तो फॉर दिस विल गो विथ आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड गाइस? बताओ एकदम से, क्या कहते हैं इसको, दिस इज अ लड्डू सवाल है ना, लड्डू सवाल है ये, कुछ है इसमें, दिस इज जस्ट द बेसिक पूछ रहा है आपसे कि प्यूरिन और पायरिमिडीन बता दो भाई, इसमें से इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन 115। ये सब आप लोग बताओगे कि कितना होता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा। 48502 ना, दिस इज अगेन द डेटा। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितना होता है, 48502 कहीं है ऑप्शन, 205, 520, 502, 802। तो ऑप्शन नंबर सी, इतने बेस पेयर्स होते हैं किसमें, बैक्टीरियोफेज लैम्डा में। अब गाइज एक बात बता रही हूं मैं कि यहाँ पे दे हैड गिवन यू द डेटा फॉर बैक्टीरियोफेज लैम्डा, देन दे हैड गिवन यू द डेटा फॉर 5 into 174 फाज, है ना। यहाँ पे they had given you the data for E. coli, they had given you the data for haploid genome of human, they have given you the data for diploid genome of human। ये तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी। So what you have to do, have to remember all these।
रट लेने का है, जो भी डेटा दिया हुआ यू हैव टू जस्ट रट्टाफाई दोस डेटा, कुछ भी पूछ सकते हैं ये। तो आंसर फॉर दिस वुड बी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइस। 116 in plants cell cytokinesis is achieved by appearance of a cell wall precursor called। साइटोकाइनेसिस क्या कह रहा है कि प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। प्लांट सेल में गाइस वी हैड स्टडीड नो, सेल प्लेट मेथड से होता है साइटोकाइनेसिस। सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ द प्लेट मूव्स एंड द सेल गेट्स सेपरेटेड। तो सेल प्लेट मेथड, सेल फरो मेथड किसके लिए होता है, एनिमल सेल के लिए होता है। सिंसिटियम क्या होता है गाइस, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, बहुत सारा न्यूक्लियस हो गया, इसको कहते हैं सिंसिटियल स्टेज। काइनेटोर कोर, व्हाट आर काइनेटोकोर्स, दे आर द वन दैट आर प्रेजेंट ऑन दी सेंट्रोमियर, है ना, जो सेंट्रोमियर होते हैं उसके ऊपर जो डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है, दोज आर दी काइनेटोकोर। द आंसर वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल प्लेट। चलो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेजेस, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 117। Identify the number of stages involved in karyokinesis. Karyokinesis is what? Nothing. न्यूक्लियस के डिवीजन पूछ रहा है गाइस, सेल डिवीजन से क्वेश्चन है। न्यूक्लियस का डिवीजन कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो कैरियोकाइनेसिस अकर्स इन 4 फेजेस। याद आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है गाइस, which of the following events does not take place during interphase of the cell cycle? does not बोल दिया, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंटरफेज, है ना, जब इंटरफेज की ये हो रही है नहीं होता है, इंटरफेज में नहीं होता है। इवेंट्स कौन से हैं? डीएनए सिंथेसिस होता है, किस में होता है डीएनए सिंथेसाइज, भाई बता दो। डीएनए सिंथेसाइजेस इन एस फेज, एस फेज डस कम्स अंडर इंटरफेज। इंटरफेज में क्या क्या आता है, G1 S, G2, एम फेज में क्या आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इंटरफेज में G1 S G2 देखो क्या हो गया, डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है, सेल ग्रोथ G1 में होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ये कब होता है गाइस, ये एम माइटोसिस के बाद होता है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ साइटोकाइनेसिस। और हमसे इंटरफेज पूछा है, सेंट्रियोल भी एस फेज में डुप्लीकेट करते हैं। व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर सी। Okay, now the next question guys, the rate of formation of new organic matter by consumer is called। देखो guys ये जब आप पढ़ोगे, again this is a question from ecology, है ना, organism and population वाली जो चैप्टर है वहां पे ये दिया हुआ है कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर बनाते हैं उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर बनाते हैं उसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर बनाने के बाद जितना भी वो यूज करते हैं उसके बाद जो बचता है दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना, एनपीपी, जीपीपी हमने देखा है। तो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या कह रहा है, कंज्यूमर, कंज्यूमर का पूछ रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 119 था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 119। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120, 120। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी। कितना इकोलॉजी से देख रहे हो, है ना, दैट गाइस कहते हैं ना कि फुल टॉस पे छक्का मारने वाला सवाल है ये, तो यही चीज मिल रहा है आपको। कितना है भाई, हाउ मेनी बिलियन टन्स, हाउ मेनी बिलियन टन्स ड्राई वेट, चलो बता दो, फटाफट बताओ, कौन बताएगा मुझे कितना होता है, 170 बिलियन टन्स है ना, इतने ऑर्गेनिक मैटर के वेट मिलते हैं ड्राई वेट। तो आंसर फॉर दिस इज अगेन द डेटा फ्रॉम एनसीईआरटी। देख रहे हो गाइज हाउ मच डेटा इज इंपॉर्टेंट, अगर कहीं पे डेटा दिया हुआ यू हैव टू बाय हार्ट इट, क्वेश्चंस दे डू आस्क इन नीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, 121, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फटाफट देखो गाइज इसमें से कौन सा ऑप्शंस आपको पता है, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन। तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, व्हाट आर दीज,
तो दीज विल बी द वन जो प्लांट में फर्टिलिटी बनाते हैं ना, प्लांट के रूट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या करते हैं भाई, ये फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, दीज आर द फ्री लिविंग फंजाई, है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। दीज आर वेरी कॉमन इन द रूट्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो ए का हो गया 4, ए का 4 दो ऑप्शन में है, इसमें और इसमें, ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे गाइस। नाउ यू हैव टू सी गाइस, बैक्यूलोवायरसेस क्या होते हैं, बैक्यूलोवायरसेस आर दी वंस that are the one that attack insect and other arthropods. Just a minute. Dragonflies commonly उसके बाद मिथानोबैक्टीरियम, सॉरी, मिथानोबैक्टीरियम क्या है, दीज आर दी वंस दैट आर कॉमनली फाउंड इन दी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये कौन से हो गए भाई, ये वो हो गए जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखिए, ए का व्हाट डिड यू सी, ए का आपने क्या देखा 4, ए का 4 है गाइस, बी का 1 है, ए का 4 और बी का 1, बी का 3, बी, ओके। तो वी कम टू दी आंसर सी, है ना। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो ये भी देख लो, सी का 2, दिस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सीवेज ट्रीटमेंट में हम मिथानो बैक्टीरियम को यूज करते हैं गाइस, गोबर गैस वगैरह भी बनाते हैं इससे, है ना। दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 122 in cotyledonous stems the vascular bundles are open। अभी गाइस ओपन वैस्कुलर बंडल और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल क्या होता है बताओ, अगर क्या प्रेजेंट हो गया बताओ, क्या प्रेजेंट होने से वैस्कुलर बंडल ओपन हो जाता है और क्या प्रेजेंट नहीं होने से। तो आपने पढ़ा होगा ना कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो गया जाइलम और फ्लोएम के बीच, जाइलम और फ्लोएम के बीच, है ना, कैम्बियम प्रेजेंट हो गया, इसको हम बोलेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज नोन एज ओपन। और अगर कैम्बियम एब्सेंट हुआ गाइस, ठीक है, तो क्या बोलोगे, क्लोज्ड, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड ओपन बिकॉज दे कंटेन, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन देम, ओके। चलो इसका सी आंसर होगा। 123rd guys, question number 123, which of the following is directly next to the endodermis in dicotyledonous root। अगर मैं बताऊं एंडोडर्मिस के नीचे, है ना, डायरेक्टली नेक्स्ट मतलब एंडोडर्मिस के बाद, गाइस कैसे शुरू होता है, एपिडर्मिस, देन यू हैव एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद क्या होता है गाइस, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, फिर आप क्या देखते हो, जाइलम फ्लोएम, है वैस्कुलर बंडल बोल सकते, देन यू हैव पिथ। दिस इज द अरेंजमेंट गाइस। तो आप बता दो मुझे एंडोडर्मिस के बाद क्या दिख रहा है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल ऑप्शन दिया हुआ है, ओके फाइन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 गाइस, The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule। किसमें देखते हो, फूट, सीटा, कैप्सूल, मुझे बताओ फटाफट बताओ, फ्यूकस, फ्यूनेरिया, सिलाजिनेला, कारा। गाइस अगर मैं बोलूँ ना तो ये सिलाजिनेला हो गया, कारा हो गया, ये सब क्या है बताओ, एल्गी। इनमें से पहले मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें फूट, सीटा, कैप्सूल देखने को मिलता है गाइस। तो हम जब ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं ना, इन ब्रायोफाइट्स यू कैन सी कि फूट, सीटा और कैप्सूल दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से आपको अगर मुझे ढूंढना है या आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है, आप फ्यूनेरिया में क्या देखोगे, ये ब्रायोफाइट में प्रेजेंट होगा एंड दिस विल बी हैविंग देन कैप्सूल। Sporophytic body and gametophytic body। Sporophytic is dependent on gametophytic और these all three are guys sporophyte है, ये 2n स्ट्रक्चर, ये आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा गाइज ये बताना, सिलाजिनेला और सैल्विनिया दीज आर टेरिडोफाइट्स। कारा, है ना, कारा इज अ ग्रीन एल्गी, है ना,
क्लैडोफोरा, कारा, तो दिस इज एन एल्गी गाइस. म्यूकस इज अ ब्राउन एल्गी, अगेन एन एल्गी. एक ही ऑप्शन है गाइस जिसमें कि आपको ब्रायोफाइट्स देखने को. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 125. Algae are chlorophyll bearing, simple thalloidal, autotrophic and largely aquatic. बिल्कुल सही 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 ऑप्शन दिया हुआ है. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. Now, algae are of paramount importance as primary producers of energy-rich compound which forms the basis of the food cycle of all aquatic animal. क्या लगता है गाइस, दोनों स्टेटमेंट सही लगता है? हाँ या ना बता दो. क्या आपको दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट ट्रू. क्योंकि एल्गी क्या होते हैं? दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. पढ़ा होगा ना, रेड एल्गी के बारे में खास करके लिखा है कि ओशियन में दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स. तो एक्वेटिक की ही बात करी है ये, की इसकी बात कर रहा है. तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. अगेन दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी, सीधा उठा के पेस्ट कर दिया है इन लोगों ने. 126 सेल चैप्टर का ये क्वेश्चन है. 126 ट्रैकीड्स कैसे होते हैं? ट्रैकीड्स का काम क्या होता है? पानी को ऊपर लेके जाना, है ना. ट्रैकीड्स एंड वेसल्स पढ़ा होगा सबने. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड, है ना. इलोंगेटेड रहेंगे, जाइलम में प्रेजेंट होते हैं भाई. इलोंगेटेड रहेंगे तभी तो वाटर की ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे. तो दीज आर इलोंगेटेड. इस तरह का दिखेगा आपको ट्रैकीड्स का शेप. चलिए इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 127 हो गया ना ये, 126. तो क्वेश्चन नंबर 127 सेज गाइस, द एविल क्वार्टेट फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है? सिंपली ये क्वेश्चन है गाइस. बायोडाइवर्सिटी का लॉस, हैबिटेट, अगर हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन, यानी कि जिस जगह पे कोई जानवर रह रहा है उसको आप तोड़ने लगो, फ्रैगमेंट करने लगो, काटने लगो, है ना, तो हैबिटेट उसकी लॉस हो गई ना, तो दैट इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यस. ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उस जगह को आप वहां पे इतना ज्यादा जंगलों को काट दिया आपने और अपने तरीके से आप अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए चीजों को कर रहे हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कोई बाहर का स्पीशीज आ रहा है तो बाहर के स्पीशीज से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उन स्पीशीज को क्या है गाइस? उन स्पीशीज को बाहर के स्पीशीज से खतरा है. सो दिस इज ऑल्सो द मेथड बाय विच बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट. बढ़िया. को एवोल्यूशन, अगर साथ साथ इवॉल्व करे दो चीज तो बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छा हो जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर गाइस कि को एवोल्यूशन इज द वन दैट डज नॉट करेस्पॉन्ड्स टू loss of biodiversity. Okay, चलो next question guys. Identify the correctly matched pair regarding the sacred group. अब guys ये sacred group क्या है? will tell me कि क्या है ये. देखो sacred group होता है ना वो जगह है जहाँ पे पेड़ पौधों को बचाया जाता है. अभी यहाँ कह रहा है कि खासी एंड जयंतिया हिल्स. नाउ दोज ऑफ यू जिन्होंने 6th-7th में 6ठी-7वीं क्लास में बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है तो उनको पता है कि खासी एंड जयंतिया हिल्स कहाँ मिलता है भाई? मेघालय में मिलता है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे कितना उल्टा लिखा है. महाराष्ट्र, रॉन्ग ऑप्शन. अरावली कहाँ मिलता है भाई? दिस इज राजस्थान, मेघालय लिखा है, गलत है. अरावली मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिलता है. तो देर इज ओनली वन, खासी एंड जयंतिया हिल्स जो मेघालय में मिलता है. और ये क्या है? सैक्रेड ग्रूव है. अगर किसी को नहीं भी पता था ना गाइस, अगर मान लो कि आप लोगों को ये सवाल नहीं पता था, आपको नहीं पता था, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, मान लो कि ये कहीं से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता है, लेकिन अपना कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना. बताओ ये अरावली रेंजेस राजस्थान में मिलते हैं, कहाँ लिख रहा है? खासी एंड जयंतिया मेघालय में मिलता है, महाराष्ट्र लिख रहा है. तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर तक आ सकते. ओके गाइस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फटाफट क्या करो, फटाफट क्या करो, फटाफट हम सब कर दो. चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 128. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 129. इन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, अगेन ये इकोलॉजी से सवाल आ गया.
log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये क्या है भाई? दिस वाज द इंटरसेप्ट गिवन है ना, इकोलॉजी में ग्राफ दी हुई है और इसमें आपको बताना है कि z क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस। z जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है log c प्लस z log a में। जो z है गाइस, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी स्लोप। चलो, स्लोप ऑफ द लाइन, नहीं एरिया भी नहीं, y इंटरसेप्ट भी नहीं, ये z रिप्रेजेंट। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी डेटाबेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यार गाइस दिस इज सो इजी यार। गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है? वैक्यूल में क्या, वैक्यूल किस में होता है? गोल्जी अपैरेटस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वी ऑल नो ना, क्रिस्टे इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, दिस स्ट्रक्चर क्रिस्टा कहते हैं, ये जो भी बोलो। सिस्टर्ने गोल्जी में प्रेजेंट होता है, तो गोल्जी अपैरेटस में जो प्रेजेंट होता है उसको आप क्या कहते हो? इफ दिस इज दी गोल्जी अपैरेटस, ये कहते हैं ये डिस्क लाइक, जो इसको, इस एक को कहते हैं सिस्टर्ने, और इस वाले स्ट्रक्चर को जो इनफोल्डिंग है इसको कहते हैं क्रिस्टे। वैक्यूल जो है वो टोनोप्लास्ट है ना, दिस इज रिलेटेड टू टोनोप्लास्ट। प्लांट वैक्यूल जो होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम में सिडबर्ग यूनिट होता है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच करो, बताओ कौन सा होगा? बताओ फटाफट बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे, तो डी का 4, डी का 4 एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें, ए का 3, डी का 4, ओनली वन ऑप्शन गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 130 था ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आप बताओगे इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो इनकरेक्ट है? इंक्लूजन बॉडी नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, लाइसोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। अब आपको इनमें से क्या बताना है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 141, सॉरी 131। आपको इनमें से बताना है गाइस कि कौन सा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कौन सा इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और कौन सा इनमें से ऐसा है जो मेम्ब्रेन लेस है गाइस। तो अगर मैं बात करूं तो आप सिंपल सिंपल बता दो कि इनमें से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। पहले पे चलते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज दे आर मेम्ब्रेन लेस, ये हमें पता है ना, लास्ट में लिखा हुआ है कि दे लैक एनी मेम्ब्रेन, they must be present in the form of glycogen granules, they can be present in the form of star granules, so they are membraneless, ये सही है। ribosomes are also membraneless, ठीक है, nucleolus, ribosome, inclusion bodies, these are all membraneless, ठीक। next you see lysosome, guys lysosome is a structure that has single membrane, तो ये गलत है, और यहाँ पे गलत ही asking, they are asking the wrong statement, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी वुड बी द आंसर कि लाइसोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है लिखा है, बट लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, दिस हैज गॉट अ सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन गाइस, रूट हेयर्स इन फ्लावरिंग प्लांट अराइज फ्रॉम। अगेन गाइस क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 इज क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। कहाँ से अराइज होता है भाई, जल्दी से बता दो, कहाँ से अराइज होता है? रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर द रीजन ऑफ सेल डिविजन, नो। रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, नो। अब बताओ इलोंगेशन या मैचुरेशन? तो रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ मैचुरेशन, हमने पढ़ा है कि रीजन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। So the answer for this would be answer option number C guys. Coming to question number 133. देखिए ये किसका, ये अगेन अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, ये किसका है गाइस? किसकी ये डायग्राम किसका दिया हुआ है? इज इट अ फाइब्रस रूट, इज इट एन एडवेंटिशियस रूट? गाइस हमें दिख रहा है ना कि ये रूटिंग जो है ना ये बहुत ज्यादा है ना, और इसमें आपको दिस रूटिंग इज नॉट डिफाइंड कि किस ब्रांच से निकल रही है, तो दिस इज द फाइब्रस रूट, दिस इज नॉट एन एडवेंटिशियस रूट। अब ये लेकिन फाइब्रस रूट में किसका है ना, फाइब्रस रूट में ये किसका एग्जाम्पल है? ओके सो ओनली, अच्छा फाइब्रस रूट सिर्फ एक ही जगह दिया है गाइस,
तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं कि दिस इज दी फाइबरस रूट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज गिवन। In deoxyribonucleic acids and ribonucleic acids are the two type of nucleic acids found in the living system. सिंपली कह रहा है कि डीएनए और आरएनए दो तरह का न्यूक्लिक एसिड है जो कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट है। दिस इज द करेक्ट वन, है ना, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट दे हैव कोटेड। नाउ द स्टेटमेंट 2 says in some viruses the flow of genetic information is in reverse direction, that is in form of RNA to DNA। बिल्कुल सही बात है गाइस, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और फिर यहाँ से आरएनए टू डीएनए फ्लो होता है इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज बाय एन एंजाइम नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। So this was question number 134 guys, ठीक है। Now coming to the, I hope this is the last question of the series, coming to question number 135। So question number 135 says among the following identify the sex linked recessive, again a question from genetics guys। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट कौन सा है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट में हमने क्या पढ़ा है, व्हाट डिड वी स्टडी, दैट दी बीमारी, जो भी डिजीज होगा है ना, जो भी डिफॉर्मिटीज हैं वो या तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू दी सन। इनमें से एक ही ऑप्शन हमको ऐसा दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस यू हैव स्टडीड, which is a sex-linked recessive disease, guys. This phenylketonuria is an autosomal recessive. This is also autosomal recessive, and this is also autosomal. Okay. Now, okay, guys. So, coming to the end of the series, with this we will come to the end. क्योंकि इसके बाद जितने भी हैं सारे you have the zoology के question. Okay. So that's all for today guys. I hope you all enjoyed the class and सबको समझ में अच्छे से आया होगा। Okay, so thank you and have a very nice day. Bye bye, take care all of you.